10 अप्रैल साल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज आरएमएस टाइटैनिक पहली बार साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। इस शिप में बड़े बड़े मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, पॉलिटिशियन और हाई रैंक्स के मिलिट्री पर्सन सवार थे और ये जहाज अपने वक्त का सबसे एडवांस, इंतहाई लग्जरियस और सिक्योर शिप होने का दावा रखता था। कैफेज, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, स्क्वैश कोर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट 16 वाटर टैंक कंपार्टमेंट्स और एक डबल बॉटम हॉल था इसमें, जो इसे सबसे यूनिक, आउटस्टैंडिंग और एक अनसिंकेबल शिप बनाता था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि सफर के तीसरे ही दिन ये शिप एक आइसबर्ग से टकराता है और इसका बॉटम इतनी बुरी तरह डैमेज हुआ कि वाटर टैंक कंपार्टमेंट्स में पानी भरना शुरू हो गया। इस कोलिजन के बाद टाइटैनिक अपने अनसिंकेबल होने का दावा साबित नहीं कर पाया और 15 अप्रैल 1912 की सुबह ठीक 2:20 पर यह पूरी तरह समंदर की गहराइयों में डूब गया। ना तो इस शिप को चलाने वाले कैप्टन के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी, ना क्रू मेंबर्स में, और ना ही इस शिप में कोई ऐसी खामी थी कि पहले ही सफर पे डूब जाती। लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी थी जिन्हें नजरअंदाज किया गया और इस नेग्लिजेंस ने इस जहाज की किस्मत पूरी तरह पलट के रख दी। काफी मिलती जुलती सिचुएशन पाकिस्तान की भी देखने को मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान हैज ऑल द रिसोर्सेज येट इट कीप सिंकिंग। हमें हर चीज दी है, जमीन दी है, जोग्राफिकली हमें रेलेवेंट किया है, मौसम दिए हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल माइन, सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन, 6th लार्जेस्ट गंदम और चावल की प्रोडक्शन कैपेसिटी, कॉपर, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज एंड वन ऑफ द बेस्ट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो पाकिस्तान को गल्फ की ऑयल रिच स्टेट से भी ज्यादा पोटेंशियल स्टेट बना देते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी पाकिस्तान का नाजुक मूड आज तक खत्म नहीं हो पाया। और रीजन अगर आप सिर्फ करप्शन को समझते हैं तो आप भी गलत हैं। कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत को नाजुक मोड़ पर करार दे दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद क्यों पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर पाया? क्यों हम अपने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए? और ऐसी क्या वजह है कि हर बार सिर्फ करप्शन की हवा देकर असली मसाइल को नजरअंदाज किया जाता है? लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एंड सी द रियलिटी बिहाइंड द इकोनॉमिक डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान। 1993 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नाम से, जो हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है सबसे ज्यादा और सबसे कम करप्शन वाले मुल्कों की। अब आम रिसेप्शन के मुताबिक जहां ज्यादा करप्शन हो वहां इकोनॉमी भी कमजोर होनी चाहिए और जहां करप्शन कम हो वहां की इकोनॉमी मजबूत। लेकिन ऐसा है नहीं और हकीकत थोड़ी मुख्तलिफ है। अगर सिर्फ हमसाया मुमालिक को उठाकर देखा जाए तो इंडिया करप्शन इंडेक्स में चाइना से बेहतर पोजीशन में है, यानी चाइना में इंडिया से कहीं ज्यादा करप्शन होती है। लेकिन अगर इकोनॉमी देखी जाए तो इंडियन इकोनॉमी चाइना से दूर दूर तक नहीं मिलती। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में बांग्लादेश या वियतनाम से बेहतर पोजीशन पे है। लेकिन अगर तीनों इकोनॉमी को कंपेयर किया जाए तो बांग्लादेश और वियतनाम पाकिस्तान से काफी आगे हैं। तो करप्शन वाला सफा तो यही कट गया कि करप्शन इज द ओनली रीजन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की रिसर्च 2016 में भी देखने को मिली, जिसमें करप्शन की इकोनॉमी को पॉजिटिव इंपैक्ट भी दिखाया गया। इस रिसर्च में चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया और टोटल 13 एशियन मुल्कों पे रिसर्च की गई। और रिसर्च के मुताबिक चाइना और साउथ कोरिया में पर्टिकुलरली करप्शन इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड अप किया है। एक विजिबल ग्रोथ देखने को मिली। इसे ग्रीस द व्हील आइडिया का नाम दिया गया, यानी इकोनॉमी के चक्के को चलाने के लिए करप्शन को एज अ ग्रीस इस्तेमाल किया गया। आई नो ये समझना थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करें एक बिजनेस ओनर जो कि अपनी फैक्ट्री के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए एक लाइसेंस लेना चाहता है। उसका काम एक लंबे अरसे से गवर्नमेंट के पेपर वर्क और लीगल प्रोसेस में अटका हुआ है। अब वो सिस्टम इतना स्लो है कि हफ्ते, महीने, इवन के साल भी लग सकता है उसे लाइसेंस लेने में। और बिजनेस शुरू करने से पहले ही एक तरह का नुकसान हो रहा है टाइम वेस्टेज की सूरत में। और अगर बिजनेस जल्दी शुरू ना किया गया तो हो सकता है उसके इन्वेस्टर्स या उसका पार्टनर उस शिप में इंटरेस्ट लूज कर जाए। ऐसे में वो बिजनेस ओनर किसी पब्लिक ऑफिशियल को पकड़कर एक्स्ट्रा चाय पानी के नाम पर रिश्वत देकर अपना काम जल्दी करवा लेता है, यानी उसका टाइम भी बच गया और बिजनेस भी वक्त पे शुरू हो गया। अब ये काम उस बिजनेस ओनर ने करप्शन से किया और करप्शन ने यहाँ ग्रीस का काम किया, जो कि एक इनएफिशिएंट या स्लो सिस्टम की जैम्ड चक्के को घुमाने में इस्तेमाल हुआ। इवेंचुअली अब यही बिजनेस आगे जाके इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि करप्शन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जरूरी है या करप्शन को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये करप्शन वो करप्शन नहीं है जिसमें पॉलिटिशियन अवाम का पैसा चोरी करके सिर्फ अपना मफाद हासिल करते हैं, ऑफशोर प्रॉपर्टीज बनाते हैं या अपने किसी और जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस टाइप ऑफ करप्शन की मैंने मिसाल दी है, ये भी सिर्फ तब काम करती है जब सिस्टम खुद इनएफिशिएंट और सोल पर्पस सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को स्पीड अप करना हो। साउथ कोरिया और चाइना केस में ये दिखाया गया, करप्शन ने ब्यूरोक्रेसी के हर्डल्स को कम करके ग्रोथ को स्पीड अप किया। लेकिन अगर सिस्टम वैसे ही एफिशिएंट हो जाए तो यही करप्शन सबसे बड़ा खतरा भी बन जाती है। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं कि करप्शन पाकिस्तान के डाउनफॉल की सोल वजह नहीं है, तो आखिर असल वजह है क्या? 3 मेन रीजन हैं इस डाउनफॉल के पीछे और तीनों रीजन बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। सबसे पहला और मेन रीजन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
करप्शन से भी कहीं ज्यादा अगर पाकिस्तान को किसी चीज ने तबाह किया है तो वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और जितना इस चीज ने पाकिस्तान को तबाह किया है शायद ही किसी चीज ने किया हो। पाकिस्तान का पॉलिटिकल या गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर इतना वोलेटाइल, इतना अनस्टेबल है कि आज तक कोई एक भी गवर्नमेंट अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर सकी। और पार्टीशन से लेकर अब तक 30 से भी ज्यादा प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। जो भी न्यू गवर्नमेंट आती है वो पिछले गवर्नमेंट को गालियां देती है कि वो बुरे थे, करप्ट थे और हम अच्छे हैं। लेकिन जब किसी एक के खिलाफ होना हो तो वो सब भी इकट्ठे हो जाते हैं जो एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देने से भी नहीं रुकते। और यही साइकिल हमेशा चलता रहता है। नोबडी नोज़ आखिर कब तक चलता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो अगले 100 साल भी कम पड़ सकते हैं असल तब्दीली लाने के लिए। खैर बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। पाकिस्तान के डाउनफॉल के पीछे जो दूसरी बड़ी रीजन है वो है लैक ऑफ विजन। एक विजन का मतलब होता है क्लियर गोल और सस्टेनेबल डायरेक्शन का होना, जो शायद हमारे पास अभी तक नहीं है। विजन का मतलब हरगिज़ बड़ी बड़ी स्पीचेस या स्लोगन्स लगाना नहीं होता, बल्कि इस स्ट्रक्चर किस्म का प्लान होता है जो मुल्क के हर सेक्टर के लिए एक रोड मैप तय करता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि पाकिस्तान की लीडरशिप के पास कभी भी एक लॉन्ग टर्म नहीं रहा। अगेन बात पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ही आती है। जिनके पास अपना टेन्योर लॉन्ग टर्म नहीं रह पा वो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म के लिए क्या सोचेंगे। हर हुकूमत सिर्फ अपने टेन्योर के दौरान कुछ टेम्परेरी रिलीफ देने की कोशिश करती है ताकि अगले इलेक्शन के लिए अवाम की सपोर्ट मिल सके। और विजन सिर्फ और सिर्फ अगला इलेक्शन ही जीतना होता है। इस विजन की कमी का सबसे बड़ा नुकसान ये है मुल्क के रिसोर्सेज का इस्तेमाल बिल्कुल रैंडमली और इनएफिशिएंट तरीके से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर जो पाकिस्तान इकोनॉमी की बैकबोन है, इन्हें कभी भी मॉडर्नाइज करने का प्लान नहीं बनाया गया और हम आज भी आउटडेटेड किस्म की टेक्निक्स और टूल्स पे रिलाय करते हैं, जबकि दुनिया स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर चुकी है। और ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्टील मिल, रेलवे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एयरलाइन और मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर एज अ फेस चैलेंजेस जस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ विजन। तीसरा सबसे मेन और इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिसमैनेजमेंट। और ये पॉइंट तकरीबन हर उस रीजन को कवर करता है जो इस डाउनफॉल के पीछे है, चाहे करप्शन हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लाइक ऑफ विजन, इवन के कोई भी रीजन उठा लें जिसे आप जरूरी समझते हैं। ये सब कुछ अल्टीमेटली मिसमैनेजमेंट का ही नतीजा है। Pakistan is one of the richest country in terms of natural resources, but also one of the poorest among them in their management. Energy, agriculture, minerals, climate, population या geography, हर इतबार से पाकिस्तान एक बहुत ही परफेक्ट और आइडियल किस्म का मुल्क है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इन रिसोर्सेज को ना तो सही से मैनेज किया जा रहा है और ना ही यूटिलाइज किया जा रहा है। यही मिसमैनेजमेंट है जो इदारों में करप्शन की वजह है, क्योंकि जब इदारों में मेरिट की बजाय फेवरेटिज्म से नालायक लोग आएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब को ही देखेंगे। यही मिसमैनेजमेंट है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भी जड़ है, क्योंकि जब एक हुकूमत अपनी पसंदीदा लोगों को तख्तों पे बिठाएगी जो इवेंचुअली उन्हीं के गले का फंदा बनेगी, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। यही मिसमैनेजमेंट है जो कि मजलूमों को उनका हक नहीं दिलवा रही, क्योंकि फैसले करने वाले वो लोग हैं जो कि बाइस्ड होंगे, जो पॉलिटिकल प्रेशर या पर्सनल एजेंडाज को देखते हुए फैसले करेंगे। और बिल्कुल यही मिसमैनेजमेंट है जो पॉसिबल चैलेंजेस से, खतरों से भी आंखें चुराने का काम करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइटैनिक के डेक क्रू को बार बार वार्निंग मिलने के बावजूद उस चीज को सीरियस नहीं लिया, ना तो उसने रफ्तार कम की और ना ही जहाज का रुख बदला, और इवेंचुअली इसी गफलत ने उसे तबाह कर दिया। बिल्कुल यही मिसमैनेजमेंट है जो रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल नहीं होने दे रही। जरा सोचें, अगर एक बाइक मैकेनिक को किसी 5 स्टार होटल की मैनेजमेंट दी जाए या कार ड्राइवर को एक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए दे दिया जाए, तो उस होटल या हेलीकॉप्टर का हशर क्या होगा। रिसोर्सेज होने के बावजूद बाइक मैकेनिक होटल नहीं चला सकेगा और कार ड्राइवर हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा देगा। और रियलिटी यही है कि पाकिस्तान को मैनेज करने वाले नेपोटिज्म, क्रूनिज्म और फेवरेटिज्म के बेस पे सीट्स ले जाते हैं और बेड़ा गर्क होता है मुल्क का। पाकिस्तान में एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर, क्या ऐसी चीज है जो इस मिसमैनेजमेंट का शिकार नहीं है। जैसे टाइटैनिक को डूबने से बचाने के लिए वक्त पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ विजन की वजह से खतरे में है। हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें दुनिया की बेहतरीन मुल्कों की लिस्ट में ला सकता है, लेकिन अगर हम अपने रिसोर्सेज को सही से मैनेज करना सीख लें और अपने लीडरशिप को एफिशिएंट बना लें, और सबसे जरूरी हम अपने प्रायोरिटीज को बदल के एक सस्टेनेबल विजन की तरफ बढ़ें, तो पाकिस्तान की किस्मत हम अपने हाथों से बदल सकते हैं। हमें अपने टाइटैनिक को डूबने से बचाना है और हमें मजहबी और सियासी फिरकावारियत, कौम परस्ती, पर्सनल इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म गेन से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि असल में कोई तब्दीली ला सकें। आपके ख्याल में ये सब चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।